फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं कि यार क्या कर रहा है तू, पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्टार्टअप करने लग गया है। कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे कि क्या खेती बाड़ी करेगा। Yes, होता है। मेरे बैचमेट्स जब इंटर्नशिप सीख कर रहे थे, सो आई वाज प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू देम। हाइड्रोफोनिक बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जी। तो जरा एलाबोरेट करेंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली सॉइललेस फार्मिंग, बिना मिट्टी की खेती जिसे कहते हैं। एक प्लांट को दो चीजें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, विच इज न्यूट्रिशन एंड वाटर। So both these things are provided directly to plant and hence the plant grows amazingly. जो स्ट्रगलिंग फेज होता है वो कैसा रहता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। So that is definitely the most challenging part because taking the first step is always very difficult. Based on financial models, revenue models, market models, है ना, market research हो गया, उसको फिर validate करना कि आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा या फिर ये होक्स है। कोई टिप्स देना चाहेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको? कंप्लेन ही करते रहेंगे ना तो कोई चीज होगी नहीं। We have to find the solution. So hey thinkers, I hope all you are doing great. तो इस पॉडकास्ट में हमने बात करी एक ऐसे इंसान से जिसने 6 से भी ज़्यादा स्टेट के अंदर बिना सॉइल के ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कौन कौन सी इनिशियली उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी और उसी के साथ हम कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या ये इंडिया के अंदर प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रियांशु जैन, द फाउंडर एंड CEO ऑफ एग्रीजॉय। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं बिजनेस के कुछ इनसाइट्स। सो लेट्स गो। तो आज मेरे साथ है प्रियांशु जैन जो कि एग्रीजॉय के फाउंडर है, जो कि एक हाइड्रोफोनिक का बिजनेस है। तो जानते हैं प्रियांशु की अर्ली लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हाय प्रियांशु। हाय। और चलो यार ये बताओ सबसे पहले अपनी अर्ली लाइफ कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टडीज रही और कैसे ये बिजनेस आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया, इसके बारे में कुछ बताओ यार। तो अर्ली लाइफ तो ऐसी कोई नहीं है बिकॉज अभी हम लोग खुद ही अर्ली स्टेज पे हैं एंड I started एग्रीजॉय at the age of I guess 20. So early है अभी भी एंड हम लोगों को 3 साल हो गए हैं कंपनी में काम, मतलब कंपनी स्टार्ट किए हुए एंड इट्स बीन अराउंड 4 years जब हम लोगों ने इस पे स्टार्ट किया था काम करना। आई थिंक स्टडीज के साथ साथ ही अपने बैचलर्स के साथ ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और उसके साथ ही हम लोगों ने कंपनी रजिस्टर करी थी एंड मैं मैनेजमेंट साइड से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर डोमेन में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हाइड्रोपोनिक्स या एग्रीकल्चर में आना वॉज प्योरली आउट ऑफ पैशन। So I think this was about it. Okay. और जैसे जब स्टार्टिंग में सब कुछ स्टार्ट करते हैं, कॉलेज लाइफ होती है, तो फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं कि यार क्या कर रहा है तू, पढ़ाई लिखाई छोड़ के यार स्टार्टअप करने लग गया है। तो क्या रहता है, मतलब फ्रेंड्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है? चेंजेस आते हैं, सपोर्ट मिलता है या सब कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ? I think it's a mix of all of them. Okay. And कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे क्या खेती बाड़ी करेगा। Yes, so that. तो वैसा भी था एंड कुछ काफी लोग सपोर्टिव भी थे। Okay. सो अपने कॉलेज में जब ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट की बात है Okay. कि जब मेरे बैचमेट्स जब इंटर्नशिप सीख कर रहे थे, सो आई वाज प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू देम। Oh. सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ। बाकी काफी अच्छा सपोर्ट रहा लोगों से। Okay. इकोसिस्टम ने काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी दैट इज कमिंग अप इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम दीज डेज। ये गवर्नमेंट के जितना भी प्रमोशन रहा है या इसको एम्पावर करने का जितना भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, आई थिंक दैट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच रही लोगों की। तो जैसे कि यार प्रियांशु स्टार्टिंग में स्टार्टअप होता है, वैसे हाइड्रोफोनिक बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जी। तो जरा एलाबोरेट करेंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं। श्योर। सो हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में हैं प्राइमरीली एंड हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली सॉइललेस फार्मिंग, बिना मिट्टी की खेती जिसे कहते हैं। अगर बिल्कुल लिमिट टर्म्स में जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो एक प्लांट को दो चीजें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, विच इज न्यूट्रिशन एंड वाटर। सो बोथ दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू प्लांट एंड हेंस द प्लांट ग्रोज अमेजिंगली। So this is what hydroponics is all about. हम लोग इसमें टर्न की solutions लोगों को प्रोवाइड करते हैं, right from construction of farm to providing agronomy support and market access, and सब कुछ हमारी चीजें इन हाउस हैं। So I think इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके। जो आपका स्टार्टअप है, तुम्हारा स्टार्टअप है, ये किस तरीके से मतलब बेनिफिशियल हो रहा है लोगों के लिए? मतलब जैसे नेचुरल फार्मिंग जो होती है, जो नॉर्मल फार्मिंग है, उससे क्या अलग चीजें हैं आपके उसमें? जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोपोनिक सॉइललेस फार्मिंग है, तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, CEA जिसे कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कहीं पे भी कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। सो एक बेस्ट केस एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे अंडमान में हम लोगों ने फार्म लगाया था। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू एस्टैब्लिश अ फार्म इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
इन इंडिया. सो वहां पे कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो नहीं होती. मोस्टली वहां पे जो प्रोड्यूस आता है दैट इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया. रीजन क्या है? रीजन वो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है और सुनामी के बाद से वहां पे सैंडी क्लेई सॉइल हो गया है. सो इस वजह से कुछ ग्रो नहीं हो पाता इजीली. तो अब ऐसी जगहों पे हाइड्रोपोनिक्स इज ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल, है ना. तो आई थिंक दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट हाइड्रोपोनिक्स इज प्रोवाइडिंग. आपको फार्मिंग में कंसिस्टेंसी देता है. आप ऑल ईयर राउंड वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं या फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं और आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं. तो यार जैसे तुमने, हम कल गए भी थे फार्म का, हमने टूर वगैरह किया हुआ था सब कुछ. और जैसे अगर कोई इस स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता है, मतलब कोई चाह रहा है कि यार मैं हाइड्रोपोनिक्स के बिजनेस में आता हूँ और इस पे ग्रो करता हूँ, तो आपका स्टार्टअप उसे कैसे सपोर्ट करता है? क्या आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है इस पे? उसके बारे में कुछ बताएंगे. सो स्टार्ट टू एंड सपोर्ट रहता है हमारा राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल. अगर उनके फंड रेजिंग प्रोसेस के लिए चाहे वो लोन्स हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, ग्रांट्स हो, उसमें हम थोड़ी हेल्प करते हैं उन लोगों की. उसके बाद हमारे कई सारे स्टेजेस रहते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में. लैंड का हमारा इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद लैंड फिजिबिलिटी देखी जाती है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बनाई जाती है, देन फंड्स इन्फ्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है. उसके बाद जब वो बन जाता है तो कमीशन होता है. कमीशन होने के बाद चलाने के लिए भी ऑल्सो प्रोवाइड एग्रोनॉमी सपोर्ट या फार्म मैनेजमेंट, राइट. एंड उसके बाद जब वेजिटेबल ग्रो होती है तो मेनी टाइम्स कस्टमर वांट्स कि हम उन्हें इनिशियल सपोर्ट दें, इनिशियल हैंड होल्डिंग दें टू गिव देम द एक्सेस ऑफ द मार्केट. सो आई थिंक वहां पे भी हम लोग काफी प्रेवलेंट है. सो इस तरीके से पूरी प्रोजेक्ट की स्टेज होती है. जैसे आपने अभी तुमने बात की इसकी टोटल एक्सेसिबल मार्केट के बारे में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो चीजें आप उगाते हो, हमने कल देखा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, तो कौन कौन सी मार्केट में यूज हो रहा है? आपका B2C कैसे काम करता है, B2B कैसे काम करता है, उसके बारे में बताओ. सो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली अभी इंडिया में एग्जॉटिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लेके फोकस्ड है. बिकॉज नॉर्मल वेजिटेबल्स इंडिया में काफी रिसोर्सेज अभी भी हैं तो ग्रो हो जाती हैं. अनलेस एंड अनटिल समवन वांट्स वेरी प्रिसाइज काइंड ऑफ वेजिटेबल कि हाँ मुझे बिल्कुल क्लीन, पेस्टिसाइड फ्री, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, तो उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स इज ऑलवेज देयर. बट मोस्टली इट्स बीन कंसंट्रेटेड टू एक्सॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसमें भी कई तरीके की मार्केट्स होती हैं. B2B है, B2C है, APMCs हैं. तो APMCs तो और ऑलवेज एन ऑप्शन. वो तो बिल्कुल आपका एक तरीके से किसी भी बिजनेस वेंचर के लिए अगर जो हाइड्रोपोनिक्स में, उसके लिए एक सेफ्टी नेट है कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ तो एक मंडी में तो चला जाएगा, राइट. एंड सेकेंडली इज B2B. सो B2B में जब हम बोलते हैं तो वी केटर टू पीपल हु आर ऑलरेडी सप्लाइंग टू होरेका, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज. सो दैट इज अ बेस्ट सोर्स फॉर B2B. उन लोगों को हम लोग सब्जियां प्रोवाइड कराते हैं. एंड B2C जब हम बोलते हैं तो दैट comes directly to customers, right. डिलीवरीज हो गए आपके, या एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शंस हो गए, उनको सैलेड्स पहुंचाना, बिकॉज सैलेड अवेलेबिलिटी वैसे भी काफी नीश है. एंड जो सैलेड ईटिंग कम्युनिटी है उसको सैलेड चाहिए ही चाहिए. सो आई थिंक देयर इज अ गैप व्हिच कैन बी फुलफिल्ड एंड व्हिच इज बीइंग फुलफिल्ड. जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारी मार्केट में इम्प्योरिटी बहुत इशू है, मतलब हम बोलते हैं कि यार जो भी सामान आ रहा है सब मिलावटी है. तो इसके बारे में जो आपका स्टार्टअप कर रहा है ये कैसे उस चीज को वो कर देता है, ओवरकम? सो डेफिनेटली हाइड्रोपोनिक्स ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप क्लीन एंड पेस्टिसाइड फ्री या रेसिड्यू फ्री फूड लें. एंड बिकॉज हियर वी आर इंश्योरिंग व्हाट द प्लांट इज कंज्यूमिंग. तो हमें पता है कि आउटपुट क्या आएगा. सॉइल में ये चीज की थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं रहती. एक तो कई बार लोग जैसे आपने देखा होगा सीवेज के पानी से इरिगेशन कर रहे हैं, सीवेज के पास इरिगेट कर रहे हैं, तो वो जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट कंज्यूम कर लेता है कई बार. एंड कई सारी चीजों का इम्बैलेंस होता है. कुछ एलिमेंट्स नहीं होते सॉइल में उस समय, कुछ बहुत ज्यादा होते हैं. सो देयर इज ऑलवेज एन इम्बैलेंस इन द सॉइल. बट हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा है कि देयर इज अ कंसिस्टेंसी, है ना. व्हाट द प्लांट रिक्वायर्स इज व्हाट वी एक्चुअली प्रोवाइड. तो यार जैसे कोई भी स्टार्टअप करता है, अभी बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडिएशन वाली स्टेज में है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए. तो स्टार्टिंग में जैसे आपका आइडिया आया, आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक का वो जो सफर होता है, जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, वो कैसा रहता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सो दैट इज डेफिनेटली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, बिकॉज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट. We were lucky enough to be a part of iCreate's Idea Accelerator program at that time, and वहां से हमें काफी क्लैरिटी मिली कि आइडिया को कैसे वैलिडेट किया जाता है. सो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स, मार्केट मॉडल्स, है ना, मार्केट रिसर्च हो गया, उसको फिर वैलिडेट करना कि आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा या फिर ये होक्स है.
right? So I think our journey started from there, and उसके बाद again there was a gap of around 6-7 months जिसमें हम लोग completely clueless थे कि यार start कैसे करना है. Okay. आइडिया तो समझ में आ गया, आइडिया उस समय वैलिडेट हुआ भी नहीं था जिस आइडिया के साथ गए थे. So we thought about doing something in bamboo ponics. Okay. बैम्बू का यूज करके हाइड्रोपोनिक्स करना, बट इट टर्न्ड आउट टू बी नॉट फीजिबल. Okay. सो वैसा था. एंड उसके बाद आइडिया जब वैलिडेट हो गया कि हाँ चलो अब ये करना है, पर उसके बाद भी फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया. देन अगेन वी वर लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ IIM Ahmedabad's CIA.CO's InnoCity Accelerator program. So under the guidance of their mentors, we incorporated the company, and we got tremendous help from there. And हमें वो exactly समझ में आया कि यार फर्स्ट स्टेप ऐसे लेना है और इस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है और इस तरीके से जर्नी शुरू करनी है. And they rightly propelled us to even do the first sale. So I think that for that we are really grateful. और ये जो एक मेंटोर वाली चीज है, सो आई लाइक टू पिन अ लिटिल मोर ऑन दैट. एक स्टार्टअप को मेंटोर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, एंड मेंटोरशिप इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल एट द राइट स्टेज. So for that, Government of India has also provided several of the initiatives. जैसे अगर आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो इफ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू रजिस्टर देयर, सो यू विल गेट एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मार्ग. Marg is a platform that has recently been launched by Government of India, wherein they connect you to right mentors, and उनसे फिर आप लोगों की mentorship चलती रहती है. So there is it's a beautiful aggregator between mentors and mentees. Okay. So there are a lot of benefits these days which one can avail. हम लोगों के टाइम पे एटलीस्ट फैसिलिटीज डेवलप हो रही थी, बट ये सब नहीं था. Okay. सो बट स्टिल अभी बहुत कुछ हो गया है, सो वन शुड डेफिनेटली टेक दैट Okay. स्टेप. गुरु का होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, डेफिनेटली. एग्जैक्टली. तो स्टार्टिंग फेज में जब आपने स्टार्टअप अपना रजिस्टर कर दिया था, तो क्या क्या स्टेज में चैलेंजेस आते हैं, जैसे मार्केट को लेके और सब कुछ इम्प्लीमेंट करने हैं, बिल्कुल सेटअप वगैरह. जैसे कल हम देख रहे थे बहुत सारी चीजें वहां पे क्रिएट हुई थी, लैंड लेना है, उस पर ग्रो करना है, क्या 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 स्टार्टिंग चैलेंजेस आते हैं? सो आई थिंक हम लोगों के केस में तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, कोविड आ गया था जैसे हमने कंपनी रजिस्टर करी थी. सो वी वर अगेन कंप्लीटली क्लूलेस कि अब कैसे करना है, क्या करना है. वी जस्ट स्टार्टेड आउट, and it was really difficult phase for about 1 to 2 months. Then we iterated again, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का यही होता है कि अगर आपके सामने दीवार आ गई तो आपको पता है कि यार दीवार साइड करके जाना है हम लोगों को. So we didn't stop there, and we started working on providing virtual workshops and trainings for that matter. और हम लोग अपनी कम्युनिटी से काफी कनेक्टेड रहे. We solved a lot of problems, and in fact हम लोगों को दिन में 40 ऑर्गेनिक क्वेरीज आती थी कोविड के टाइम पे. So it was an amazing phase for us, and we worked with several of the biggies of the industry, and मतलब बहुत अच्छे लोगों के साथ हम लोगों ने उस समय काम किया. उसके बाद when COVID first lockdown ended, we came back to Dehradun and we established our first hydroponics farm. And in fact it was the first commercial farm in Uttarakhand. So वैसा था. उसके बाद से our journey started. Then we started establishing farms for people. And उसके साथ साथ then now in about 30 months I guess we have worked across 12 states in India, 12 states and union territories. तो जैसे यार स्टार्टिंग फेज में मतलब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या कोई फैमिली में है, बिल्कुल कल्चर है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस का? बिजनेस का कल्चर जरूर है. आई थिंक उस चीज के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा. और वो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं. बिजनेसेस अप डाउन बहुत होते हैं. देयर इज नेवर अ कंसिस्टेंसी इन बिजनेस. तो हमने डाउन फेजेस भी बहुत देखे हैं, थोड़ा अप भी देखा है. मतलब इट्स अ मिक्स. और जो थ्रिल बिजनेस में है वो मुझे नहीं लगता कि वो जॉब वाले सेक्टर में है. ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड लाइफ, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करती है आपको वो चीज, बट हम लोग थ्रिल वाले लोग हैं. हमें वो थ्रिल चाहिए, अप भी चाहिए, डाउन भी चाहिए. ओके. तो यार जैसे बहुत सारे लोग अभी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बहुत मतलब ये एक ऐसा आ रहा है कि स्टार्टअप हाइक पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग अब बिजनेस करना है के फेस में आ रहे हैं. तो एक होता है रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एक तो होता है कि यार वो होती है ना रील वर्सेस रियल.
तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यार एंटरप्रेन्योर लाइफ होती कैसे, मतलब क्या क्या करते हो दिन भर में, कैसे कैसे फेजेस आते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? सो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आप एक लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं, आपको सबको मैनेज ही करना है। आप सुबह से शाम तक मैनेज करते रहते हैं, चाहे वो टीम है, क्लाइंट है, वेंडर है, आस पड़ोस के लोग, कोई भी है, आप सबको बस मैनेज कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी 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 चैलेंजिंग। और यही है, आपने ओके। एग्जैक्टली क्या पूछा था? हाँ यही था बस। और क्या कहते हैं, जैसे स्किल्स होती हैं कुछ, एक यार एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये बेसिक स्किल्स तो होनी चाहिए कि यार तुझे स्टार्ट करना है तो तेरे पास ये चीजें होती है ना, इनिशियल नीड्स होती हैं। तो आप क्या देखते हैं कि यार तेरे अंदर ये नीड तो होनी चाहिए अगर तुझे कुछ करना है, कुछ बिजनेस सेक्टर में आना है, तो ये तेरे अंदर So होना I चाहिए। think I think according to me, the most important thing one should have is fire in the belly, है ना? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप में वो आग नहीं है तो आप थोड़े आगे जाके रुक जाएंगे। एंड आपके आपके सराउंडिंग में बहुत लोग होते हैं इन्फ्लुएंस करने वाले, और आप हो भी सकते हैं, मे बी फॉर गुड मे बी फॉर बैड। एंड मतलब आपके पियर्स में भी अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने कंपनीज में जहां जहां वो प्लेस्ड हैं, या कोई फॉरेन स्टडीज कर रहा है, या कुछ कुछ भी कर रहा है, कोई अपना फैमिली बिजनेस ही इतना आगे ले गया कि अब आपको उससे वो इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार हम लोग तो यहीं पड़े हैं, और वो अपने फैमिली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट करके दे आर टेकिंग इट टू सेवरल, दे आर टचिंग माइलस्टोन्स। सो देयर इज ऑलवेज इनसिक्योरिटीज एंड डिस्ट्रैक्शंस, बट अगर आप फोकस्ड हैं, आप में फायर इन द बेली है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोगों को भी बहुत, हम लोग खुद भी बहुत आगे नहीं गए हैं अभी तक, बट स्टिल आई थिंक कि अगर वो मेरे अंदर वो आग बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। तो यार बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं स्टार्टअप लाइफ में, एंटरप्रेन्योर लाइफ में, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसने मतलब ऐसे एकदम टर्निंग फेज हो जाता है कभी कभी, इस टाइप का एक्सपीरियंस, या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जिससे बहुत अच्छी लर्निंग मिली हो, यार इसने सिखा दिया, ऐसा आई कुछ थिंक हर 3-4 महीने में हमारे साथ एक फेज आता है ओके। जिसमें हमें बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है। ओके, कोई बताना चाहेंगे कुछ ऐसा जो एकदम हुआ हो? ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं बताना चाहूंगा ऐसा एकदम, ओके। बट डेफिनेटली बहुत बहुत डाउन फेजेस भी जाते हैं, एंड विदाउट यू नो रिफ्लेक्टिंग दैट इमोशन टू योर टीम, और वो अपनी टीम पे प्रोपेल करना या मिरर करना, एंड एब्जॉर्बिंग दैट, और ये दिखाना कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है और चलता रहेगा, इज वेरी वेरी क्रूशियल। बिकॉज अगर आप डिमोटिवेट होते हैं एंड वो डिमोटिवेशन आप अपनी टीम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो टीम डिमोटिवेट होगी, और वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो चाहे आपके बिजनेस में या आपके पर्सनल में कुछ भी चल रहा हो, वन शुड नेवर रिफ्लेक्ट दैट टू योर प्रोफेशनल पीयर्स। आई थिंक दिस हैज बीन माई लर्निंग, और दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। यही है हम लोगों का। ओके। जैसे होता है, कई लोग होते हैं कि यार अभी तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, पहले नौकरी में कर लो, तो उसके बाद ये सब देखना। घर वालों से नहीं पूछना चाहिए। ओके। अगर इन चीजों के लिए आप घर वालों से पूछने लगेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि आपका एक बहुत सिक्योर फ्यूचर रहे, है ना? बट इफ यू आर रियली इनटू योर आइडिया, एंड इफ यू सी कि यार इसमें फ्यूचर हो सकता है, देन यू नीड नॉट आस्क एनीबडी ऑन दैट। आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराइए, आप काम कीजिए, एंड डू सम सेविंग्स। ऐसा नहीं कि एकदम ही पैसा उड़ाते जाएं, और कुछ ग्रांट्स भी अगर मिलते हैं तो उनको सेव करके रखिए, बिकॉज यू शुड नॉट बी यू नो कंपेलिंग एनीबडी ऑल्सो कि यार मुझे पैसा दो, मुझे काम करना है ना? वो भी नहीं होना चाहिए। तो यू शुड हैव दैट सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन ऑल्सो, कि हाँ हम लोग अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में, तो एवरी पेनी हैज टू बी केयरफुली स्पेंट एंड अर्न्ड। सो आई थिंक वो एक माइंडसेट जरूर रहना चाहिए। एवरी पेनी मैटर। एग्जैक्टली। ओके। तो जैसे कॉलेज लाइफ चली, तुम्हारी कॉलेज लाइफ साथ ही में थी, कॉलेज के साथ साथ ही स्टार्टअप भी था, तो कुछ मतलब करता है, इफेक्ट होता है कॉलेज लाइफ से स्टार्टअप में, इफेक्ट हो रहा है स्टार्टअप की वजह से कॉलेजेस में इफेक्ट हो रहा है, या हो जाता है बैलेंस, ये वाला? आई थिंक मैं इस चीज को लेकर काफी ग्रेटफुल था कि हमारा थोड़ा सा टाइम कोविड में भी गया था। ओके। तो वी गॉट दैट टाइम, एंड वो एक गैप हमें मिल गया था कि हम अपने स्टार्टअप पे काफी अच्छे से ध्यान दे पाए। कई लोगों के साथ ऐसा नहीं है, और खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा हेडेक रहता है या बर्डन रहता है। बट उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगेन अगर वो एंथुसियाज्म या वो जील है तो वो भी चीजें निकल जाती है, वो भी हो जाता है।
ठीक है, टीम बिल्डिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? टीम बिल्ड करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीजें नोटिस करना चाहिए अगर एक तुम टीम बिल्ड कर रहे हो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक अगर इंटर्न ही बात करें उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, हम अपनी टीम पे वी एट एग्रीजॉय ऑलवेज लुक फॉर पीपल हु हैव अ फ्री विल टू थिंक, है ना। वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमसे ना पूछे, और ऐसे लोग जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना करें, मतलब प्रॉब्लम के पीछे ना पड़े रहे। वी एक्चुअली वांट सॉल्यूशन फाइंडर्स, एंड प्रॉब्लम्स तो बहुत जगह हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं पॉइंट करने लग जाऊंगा कि देखो वो पेड़ टेढ़ा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम ही ढूंढता रह जाऊंगा। मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, बट rather than pointing out that problem, I need to have a problem solving mindset कि हाँ ठीक है, ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना है। So I think this is the most prominent thing I see in someone when we hire, and we try to include them in the team. And एक अच्छे पोजीशन पे अगर किसी को हम हायर करते हैं तो we definitely look for leadership abilities, and we don't always appreciate gossipers या ऐसे लोग जो unnecessary की बातें करते रहें ऑर्गेनाइजेशन में। We want very focused people, and उन्हीं को हम लेके चलते हैं, and हम लोग उनको काफी आगे बढ़ाते भी हैं, and we always support them in every phase of their career. And I'm proud to say कि at this point of time in the industry, most of the farms have people who are trained from our farm. So हम लोगों ने अगर खुद भी हायर नहीं किए लोगों को, तो हमने ट्रेन कर करके उनका काफी अच्छा प्लेसमेंट करवाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, सो यही है, एंड ये चीजें जरूर होनी चाहिए आप में। एंटरप्रेन्योरशिप परसू करना इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, माइंडसेट होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। कोई टिप्स देना चाहेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कि यार ये टिप फॉलो करो तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा, या कोई ऐसी लर्निंग्स हो जाती है ये गलतियां मत करना, तुम्हारे काम आएंगी अपने एक्सपीरियंस से कुछ? आई थिंक कंप्लेन बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ओके, कंप्लेन थोड़ी बहुत हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। हम लोग भी बिल्कुल वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बट हम कंप्लेन ही करते रहेंगे ना तो कोई चीज होगी नहीं। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर मुझे पता है मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी चीज को लेके, तो सॉल्यूशन भी मुझे ही पता है, और अगर सॉल्यूशन पे मैं वर्क नहीं करूंगा तो वो चीज ठीक होने वाली नहीं है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होना जरूरी है, और एक डेडिकेशन होना जरूरी है। बहुत अप एंड डाउन आते हैं, अप भी बहुत आते हैं, अच्छा लगता है, अप पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, डाउन पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब इमोशंस को थोड़ा स्टेबल रखना चाहिए। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस में इमोशंस काम नहीं करते। करते भी है, बट बहुत ज्यादा नहीं। मतलब अगर मैं मेरा अप चल रहा है और मैं बहुत खुश हो गया, तो मैं आगे की नहीं सोच पाऊंगा। मैं आज के मोमेंट में तो खुश हो गया, बट मैं अगर मेरी सारी खुशी आज ही निकल जाएगी, और अगर मैं आज दुखी हो गया और मैं इतना दुखी हो गया तो फिर कंपनी बैठ जाएगी। सो आई थिंक दैट बैलेंस हैज टू बी क्रिएटेड। ओके, तो यार काफी सारी चीजें सीखने को मिली तुमसे, और काफी सारे एक्सपीरियंस है काफी सारे स्टार्टअप से। तो ये थी हमारी मुलाकात अभी प्रियांशु के साथ। तो यार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, है ना। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और कमेंट में आप हमको बता सकते हैं ऐसे वो पॉइंट जो आपको वैल्यूएबल लगे इस पॉडकास्ट में, और आप हमको फीडबैक भी दे सकते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से नए टॉपिक के ऊपर हम पॉडकास्ट बना सकते हैं। एंड फॉर मोर सच टॉक्स सब्सक्राइब अस एंड स्टे ट्यून्ड।